नमस्कार मित्रों। इतिहास के सिलेक्टेड टॉपिक्स जिसमें कि हम इतने सारे युद्ध क्यों हार गए, उस पर एक वीडियो टेप मेरा पहले है कि हम अलेक्जेंडर के सामने युद्ध क्यों हार गए। मतलब अलेक्जेंडर यमुना तक आ गया और उसके बाद उसके सैनिक थक गए थे, इसलिए उसे वापस जाना पड़ा। और उसके घोड़े हाथी की चिंगार से डरते थे कि दो कारणों की वजह से उसे वापस जाना पड़ा। पर वो यमुना तक कैसे आ गया, अफगानिस्तान से यमुना। और उसके बाद हम अरब, तुर्क और मंगोल यानी मुगल, उनके सामने क्यों युद्ध हार गए और अंत में अंग्रेजों के सामने युद्ध हुई। ये मेरे पहले वीडियो में मुख्य कारण मैंने बताया कि उनके पास हथियारों की क्वालिटी अच्छी थी, कि अंग्रेजों के पास अच्छे तोप थे और एनफील्ड राइफल थी जिसकी वजह से वो युद्ध जीत गए। बाबर और अन्य आक्रमणकारियों के पास तोप थी जिसकी वजह से वो युद्ध जीत गए और हार गए। और अलेक्जेंडर के पास लंबे भाले, मचान और गुलेल और ज्यादा सस्ता और मजबूत चमड़ा, ये चार चीजें थी जिसकी वजह से वो युद्ध जीत गया। तो अब सवाल आता है कि भाई हमारे कारीगर, हमारे इंजीनियर ये सारी चीजें क्यों नहीं बना पाए। तो कोई बुनियादी कमजोरी जिसकी वजह से ये कमजोरियां इंजीनियरिंग में आई। इंजीनियरिंग की कमजोरियां जो है कि कोई भी देश है वो जब उसका विज्ञान और इंजीनियरिंग कमजोर हो जाता है, खास करके इंजीनियरिंग, उसका जब इंजीनियरिंग कमजोर हो जाता है तो उसके हथियारों की गुणवत्ता बिगड़ जाती है। जो कि आज के भारत में भी हम देख रहे हैं कि आज हमारे सारे के सारे हथियार इंपोर्टेड है। ब्रह्मोस मिसाइल, उसका कोर इंपोर्टेड है। तेजस एयरप्लेन, उसके सारे चिप्स, उसके अंदर के पार्ट्स इंपोर्टेड है। चाइना है वो सारे हथियार खुद बनाता है। अमेरिका सारे हथियार खुद बनाता है। हमारा AK-47 राइफल हम बनाते हैं, AK-100 राइफल इंपोर्ट कर रहे हैं रोमानिया आदि देशों से। तो उस समय ऐसे क्या कारण थे उस समय की हथियारों की गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं थी। तो हमारी सोसाइटी की बुनियादी फर्क, अब इसमें बहुत सारे मतांतर है, मैं अपना मत रख रहा हूं कि फर्क क्या था, सबसे बड़ा फर्क। और तो एक ज्यूरी प्रथा, हर एक समाज को, सोसाइटी को और गवर्नमेंट को, हर एक सोसाइटी को गवर्नमेंट बनानी पड़ती है और एक चीज तय करनी पड़ती है कि किस व्यक्ति को फाइन किया जाए और किसको न किया जाए। तो उसने कोई क्राइम किया जिसकी वजह से उसे फाइन करना पड़ रहा है, या तो उसके सामने कोई कंप्लेन है जिसकी वजह से उसको फाइन करना पड़ रहा है, तो अंत में डिसीजन लेना पड़ता है कि उसे फाइन करना या ना करना, जेल भेजना या ना भेजना, उसकी प्रॉपर्टी जब्त करनी या ना करनी। तो कोई भी कारण रहा हो, पर 600 BC में दो अलग अलग दंड प्रणालियां सामने आई। ग्रीस में जो दंड प्रणाली गई वो इस तरह से थी कि राजा या राजा का अधिकारी तय नहीं करेगा कि दंड कितना होगा, ज्यूरी बुलाई जाएगी। ज्यूरी यानी क्या कि उस क्षेत्र की आबादी मान लो 1 लाख है, 10,000 है या 50,000 है या जितनी भी है, तो उसमें से एट रैंडम हम 10 आदमी, एट रैंडम 10, 20 या 40, 50 आदमियों को बुलाया जाएगा और वो तय करेंगे कि दंड कितना होगा। राजा के पास या राजा के अधिकारी के पास सत्ता नहीं होगी या कम होगी। उदाहरण के लिए सोक्रेटिस को फांसी की सजा हुई थी, तो ये फैसला राजा ने नहीं लिया था, न ही किसी अधिकारी ने लिया था। उस समय एथेंस की आबादी कुछ 1,60,000, 80,000 जितनी थी, तो उसमें से 500 लोगों की जूरी बुलाई गई थी। रैंडम सिलेक्शन के द्वारा 500 लोगों को बुलाया गया था। उनको पूछा गया कि भाई सोक्रेटिस के इतने इतने क्राइम है, और फिर उन्होंने तय किया। उनमें से 340 लोगों ने कहा कि सोक्रेटिस को फांसी होनी चाहिए, 160 लोगों ने बोला सोक्रेटिस को आजीवन कारावास होना चाहिए, और सोक्रेटिस को यह चॉइस भी दी गई थी कि यदि वो एथेंस छोड़ के चला जाता है पूरे जीवन तो उसे कोई सजा नहीं होगी।
तो सोक्रेटिस ने कहा नहीं, उसे एथेंस छोड़ के नहीं जाना। वो पूरी एक अलग कहानी है कि सोक्रेटिस को फांसी क्यों हुई, और मैं उसको जायज़ मानता हूँ कि अच्छा किया उसने, बहुत पहले फांसी दे देनी चाहिए थी। पर यह फैसला ज्यूरी ने लिया था। इसी तरह से वहाँ पे छोटे केस जो होते थे कि व्यक्ति को जेल की सजा करनी है या दंड करना है, तो 50 लोगों की ज्यूरी बुलाई जाती थी किसी, और राजा के ऊपर राइट टू रिकॉल होता था। यानी एथेंस का जो सबसे प्रमुख अधिकारी है, तो उसको एथेंस के 60,000 लोग या 1 लाख लोग मैदान में मिलके राइट टू रिकॉल के द्वारा उसे निकाल सकते। तो दंड प्रणाली ग्रीस ने जो ली 600 बीसी के पास थी, वो ज्यूरी सिस्टम, और वो ज्यूरी सिस्टम रोमन समय में खत्म हो गई, बहुत छोटे पैमाने पे चलती थी, करीब करीब खत्म हो गई। उसके बाद ट्रेसेस ऑफ ज्यूरी सिस्टम, यानी कि लोगों की याद में ये ज्यूरी सिस्टम बनी रही, और 950 एडी में दोबारा ये ज्यूरी सिस्टम ब्रिटेन में आई। जबकि जितनी की पूर्व की सभ्यताएं थी, हम्मुराबी का इराक हो या पर्शिया यानी ईरान, भारत, चीन, उनमें से एक भी सभ्यता ने ये ज्यूरी प्रथा नहीं ली। जब डिसीजन लेना होगा कि भाई दंड तक कौन तय करेगा, तो उन्होंने कहा कि भाई हम में से एक अच्छा आदमी दंड तय करेगा। और फिर बात वही शुरू हो जाती है कि भाई अच्छा आदमी कौन, क्या गारंटी है कि वो पूरी जिंदगी अच्छा रहेगा। आज वो अच्छा है, कल भी अच्छा है, परसों भी अच्छा है, लेकिन पावर आ गया उसके पास दंड देने का, तो हो सकता है वो कॉम्प्रोमाइज करना शुरू करे, रिश्वतखोरी शुरू करे, पार्शियलिटी शुरू करे, अपने भाई भतीजों को कम दंड दे, उसके जान पहचान के लोगों को कम दंड दे, दूसरों को ज्यादा दंड दे। तो दंड देने की सत्ता का केंद्रीयकरण कुछ एक व्यक्तियों के हाथ में, फिर वो पंच हो या राजा हो, पर पूरा समाज नहीं था। ग्रीस में जो दंड प्रणाली थी, उसमें एक केस के लिए 50 लोग रैंडमली आए, तो दूसरे केस में कोई और 50 लोग आएंगे, तीसरे केस में कोई और 50 लोग आएंगे। तो इस तरह से दंड देने की सत्ता का व्यक्ति स्तर पर केंद्रीयकरण नहीं हुआ था, जबकि पूर्व में केंद्रीकरण हो गया था। यह मुझे सबसे बड़ा फर्क लग रहा है। मैंने जितने भी फर्क देखे पश्चिम और पूर्व के बीच, उसका कहीं ना कहीं मुझे इस बात से संबंध निकलता है कि ज्यूरी प्रणाली की वजह से समाज के लोग एक बिल्कुल दूसरी तरह से सोचते हैं, और जज सिस्टम यानी कि एक आदमी जिसको चुना ये मान के कि ये ईमानदार है, हमेशा ईमानदार रहेगा, कभी बेईमानी नहीं करेगा, कभी पक्षपात नहीं करेगा, और दंड देने की सत्ता उसको दे दी। अब जब एक व्यक्ति के हाथ में दंड देने की सत्ता आई, तो वो व्यक्ति इतना शक्तिशाली हो गया कि लोग उसका विरोध करने की हिम्मत कम करेंगे। यानी वो अपने विचार दूसरों पे ठोकने लगेगा, फिर वो पॉलिटिकल विचार हो या सोशल विचार हो या जीवन शैली के संबंध में विचार हो। उसने बोला कि शराब नहीं पीनी है, और उसका विचार, उसने विचार बोला, तो अब लोग उसको विचार से असहमत होने में डरेंगे, क्योंकि उसके पास दंड देने की सत्ता है। उसने बोला कि भाई हर एक कोई भी मतलब इस तरह की जीवन शैली जीनी होगी, तो सबको उस तरह की जीवन शैली माने या ना माने स्वीकार करनी पड़ेगी। और दूसरा सबसे बुरा परिणाम होता है कि जो व्यक्ति को चुना गया कि ये व्यक्ति या ये 5 आदमी दंड देंगे, वो जब रिटायर होंगे या जब उनकी मृत्यु होगी, तो उनकी जगह कौन आएगा। तो उसमें वंश परंपरागत रीति शुरू हो जाती है कि वो व्यक्ति नियुक्त करेगा। जो व्यक्ति रिटायर हो रहा है, या तो जो जिसकी मृत्यु होने वाली है, वो तय करेगा कि उसकी जगह दंड देने वाला अधिकारी कौन बनेगा, या उसका ऊपरी अधिकारी तय करेगा। लेकिन ऊपरी अधिकारी तय करेगा तो अंत में तो ये बात आएगी कि भाई राजा ही मरेगा, तो नया राजा कौन तय करेगा। तो जहां जहां ज्यूरी प्रथा थी, वहां पर ये वंश परंपरागत का सवाल नहीं आता, क्योंकि ज्यूरी कभी मरती नहीं है। किस सेंस में नहीं मरती है कि एक ज्यूरी को एक केस दिया, वो केस चला 5-10 दिन, 1 महीना, उसके बाद उस ज्यूरी को डिसॉल्व कर दिया, अब दूसरी ज्यूरी आएगी। तो ज्यूरी कभी अपॉइंट नहीं करती कौन ज्यूरी होगी, हमेशा ज्यूरी का सिलेक्शन रैंडमली होता है। यानी कि नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद कभी ज्यूरी प्रथा में नहीं आता। जबकि जज सिस्टम में 2 तरह से भाई भतीजावाद आ जाता है कि यदि मैं जज हूं, तो जाहिर है मैं आपके रिश्तेदारों के फेवर में थोड़ा जजमेंट दूंगा, मेरे रिश्तेदारों के फेवर में जजमेंट दूंगा। तो मेरे वकील है, उसकी प्रैक्टिस 10, 20, 50 गुनी हो जाएगी, और आपके वकील है, चलेगी, उसकी खाना पीना निकल आएगा, चाय पानी का खर्चा निकल आएगा।
पर करोड़ों की प्रैक्टिस नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली उस पोजीशन के लिए दौड़ बढ़ जाती है कि नहीं मुझे जज बनाओ, मुझे जज बनाओ, मुझे दंडाधिकारी बनाओ, मुझे दंडाधिकारी बनाओ। क्योंकि जो आदमी दंडाधिकारी बनेगा वो तो समाज में प्रतिष्ठा लेगा या तो सत्ता लेगा, पर उसके आसपास उसके रिश्तेदार है वो भी लखपति, करोड़पति, अरबपति हो जाएंगे। और उसके बाद वो आदमी चाहेगा कि भाई उसके बेटे या भतीजा ही उसकी जगह पे आए ताकि पावर उसके फैमिली में बनी रहे। इसलिए यहाँ पे नेपोटिज्म और स्ट्रांग हो जाएगा। तो पश्चिम की सभ्यताओं में नेपोटिज्म था पर रिलेटिवली कम था। आज भी आप देखोगे तो पश्चिम के जितने देश हैं, अमेरिका या ब्रिटेन या फ्रांस, वहाँ पे जो भाई भतीजावाद है वो भारत और चीन या ईरान या जितने भी देश हम देखेंगे उनकी अपेक्षा बहुत कम है। तो ये अब ज्यूरी प्रथा से नेगेटिव रिजल्ट क्या होता है कि मैं 10-20-50 हज़ार की आबादी है, उसमें मैं एक दंडाधिकारी हूँ, काजी या गांव का मुखिया या जिले का मुखिया, और करोड़ 2 करोड़ का राज्य है और उसका मैं राजा हूँ, और दंड देने की सत्ता मेरे हाथ में, या तो दंडाधिकारी नियुक्त करने की सत्ता मेरे यानी राजा के हाथ में है। तो अब उस एरिया का जो कोई बड़ा उद्योगपति है या बड़ा व्यापारी है वो राजा से या दंडाधिकारी से सांठ-गांठ बना लेगा, और जो छोटे लोग उभर के आने की कोशिश कर रहे हैं अपने मेरिट से या उनकी किस्मत से, उनको वो दबाने में सफल हो जाएगा। जैसे कि मैं गांव का सामंत हूँ, मेरे पास दंड देने की सत्ता है, मेरे अंडर में 50,000, 1 लाख, 2 लाख की पॉपुलेशन आती है। मैंने देखा कि भाई कोई कारीगर ने कोई इनोवेशन किया, उसने कोई नया काम करने का तरीका खोज निकाला है, कोई नया इंस्ट्रूमेंट खोज निकाला, और उसकी वजह से वो धनवान होने लगा, तो मुझे उसकी ईर्ष्या आ जाएगी, सामंत को उसकी, तो मैं तुरंत उसके सामने अनाप शनाप कोई भी आरोप डाल दूंगा कि आदमी शराब पीता है या अफीम करता है या कैरेक्टर अच्छा नहीं है या भगवान का अपमान करता है या कुछ भी उल्टे सीधे आरोप डाल के उसको उसकी दौलत छीन लूंगा, उसको जेल में बंद कर दूंगा, क्योंकि सामंत को उसकी ईर्ष्या आ रही है या तो दंडाधिकारी को उसकी ईर्ष्या आ रही है। जबकि ज्यूरी प्रथा में ये मुमकिन नहीं है। ज्यूरी प्रथा में यदि मुझे उसे दंड करना है तो मैं सिर्फ उसके सामने केस रख सकता हूँ, प्रोसिक्यूशन, बाद में उस जिले में से 12, 15, 25 लोगों को बुलाया जाएगा और वो तय करेंगे कि उसे दंड देना है। तो जो आम आदमी है वो उल्टा देखता है कि भाई ये कारीगर आदमी है, इसने कुछ नई चीज ढूंढी है जिसकी वजह से वो पैसा कमा रहा है, लेकिन बाकी को भी अच्छा इंस्ट्रूमेंट मिल रहा है, काम, नौकरी मिल रही है। यदि इस आदमी को हमने दंड दे दिया तो ये तो जिला छोड़ के भाग जाएगा, जिला छोड़ के जाएगा तो साधन कौन बनाएगा, और ये 10, 20, 50 लोगों को नौकरी दे रहा है, इसको यदि हम भगा देंगे तो इतने युवक बेकार हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, तो गलत धंधे पे लग जाएंगे। इसलिए जो प्रोडक्टिव आदमी होता है, जो प्रोडक्टिव फैक्ट्री चलाता है, जो प्रोडक्टिवली वेल्थ क्रिएट कर रहा है, ज्यूरी हमेशा गरीब हो या अमीर उसे इज्जत की नजर से देखती है। गरीब आदमी भी हमेशा एक फैक्ट्री के मालिक को, जो कि जेन्युइनली फैक्ट्री चला रहा है, उससे भले थोड़ी बहुत ईर्ष्या हो, पर उसे एक आदर की नजर से इसलिए देखती है कि भाई ये काम का आदमी है। क्यों काम का आदमी है? कि यदि हम उसे मार के भगा देते हैं, ताकत तो है मार के भगाने की, पर मार के भगा देंगे तो फैक्ट्री कौन चलाएगा? बाबू चलाएगा, ये यूनियन लीडर चलाएगा, ये सोशल वर्कर चलाएगा, या ये MP MLA चलाएगा, या जज चलाएगा, ये कम्युनिस्ट पार्टी का कॉमरेड चलाएगा फैक्ट्री? इन लोगों में तो हैसियत है नहीं फैक्ट्री चलाने की, और फैक्ट्री चलाने की हैसियत है तो रोका किसने उनको फैक्ट्री खोलने हुए? इसलिए एक मजदूर आदमी, आम आदमी हमेशा इस तरह से कारीगर, काश्तकार, छोटा या बड़ा, उसको वैल्यू समझता है और उसको अनाप शनाप दंड देने की बात का वो मना कर देगा। तो जहां जहां ज्यूरी प्रथा थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि जहां जहां ज्यूरी प्रथा थी, फिर वो 600 BC का ग्रीस हो, या 950 AD का ब्रिटेन हो, या 1200 AD का ब्रिटेन हो, या 1500 AD का जर्मनी हो, या आज का अमेरिका हो, या आज का कोई यूरोप का देश, और जहां जहां ज्यूरी प्रथा नहीं है, फिर वो 300 BC का भारत हो, या आज का भारत हो, या चीन हो, जहां जहां ज्यूरी प्रथा है वहां कारीगरों को ज्यादा प्रोटेक्शन मिला।
वहाँ अदालत में कारीगरों को अन्याय कम हुआ, गलत दंड कम हुए, सामंतों की मनमानी कम चली, गवर्नमेंट के अधिकारियों की मनमानी कम चली। इसलिए जो लोअर लेवल के कारीगर है वो धन कमा सके, धन अपने पास रख सके, उससे वो बड़ी फैक्ट्री डाल सके और बड़ी फैक्ट्री डाल सके। यहाँ तक कि जैसे एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन, तो एक जमाने में वो एक ऑर्डिनरी कारीगर था, एक लेबोरेटरी में वो टेक्नीशियन का काम करता था और करोड़ों रुपया उसने कमाया आज के ज़माने से, उस ज़माने के हिसाब से लाखों डॉलर। वो रुपया अपने पास रख भी पाया, ठीक है, टैक्स भर दिया। क्यों? क्योंकि उसको अधिकारी परेशान करने नहीं आते थे। यदि हिंदुस्तान में होता तो अधिकारी परेशान कर करके उससे आधा पैसा छीन लेते। आज से 300-400 साल पहले का हिंदुस्तान होता तो राजा उसको परेशान कर करके सारा पैसा उसका छीन लेते। तो इसलिए वहाँ पे इस तरह के टेक्नीशियन हैं, वो फैक्ट्रियों के मालिक भी बने, वैज्ञानिक भी बने और उन्होंने बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट बनाए और उन इक्विपमेंट की वजह से देश ने अच्छे हथियार बनाए जिसकी वजह से वो युद्ध जीते। जैसे कि ब्रिटेन में जब ज्यूरी सिस्टम आई 915 एडी में कॉरोनस ज्यूरी सिस्टम आई और 1200 एडी में मैग्ना कार्टा में ट्रायल बाय पियर शब्दों में लिखा गया है, जिसके द्वारा पूरी ज्यूरी सिस्टम आई। आप गूगल करना मैग्ना कार्टा ट्रायल बाय ज्यूरी तो आपको बहुत सारे आर्टिकल मिलेंगे। और कॉरोनस ज्यूरी पे आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा कि किस तरह से ब्रिटेन में 950 एडी में ज्यूरी सिस्टम आई। तो उसके बाद जो कारीगर थे वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे उपकरण बनाने लगे और ज़्यादा हथियार बने। तो ब्रिटेन में ज्यूरी सिस्टम के आने से मेटलर्जी के फील्ड में, यानी कि धातु बनाने के विषय के इंजीनियरिंग फील्ड में इतनी प्रगति हो गई कि 1600 एडी के आसपास, 1700 एडी के पास ब्रिटेन में जो तोप बनते थे वो तोप भारत के तोप की तुलना में हल्के होते थे, फिर भी उसका गोला ज़्यादा दूर जाता था और भारी गोला होता था। जो रॉबर्ट क्लाइव जीत गया, देखो जो रॉबर्ट क्लाइव जीत गया उसका जोड़ मैं कैसे ज्यूरी सिस्टम तक खींच रहा हूँ कि ज्यूरी सिस्टम ने क्या किया कि उसने कारीगरों को प्रोटेक्शन दिया। किससे प्रोटेक्शन दिया? वो न्यायाधीश या राजा या जज या सरकारी अधिकारी जो कि कारीगरों को लूटना चाहते हैं। इस प्रकार का प्रोटेक्शन भारत की अदालतों में कारीगरों को नहीं मिला। इसलिए भारत के कारीगर इतनी उन्नति नहीं कर पाए कि जिस प्रकार के तोप इंग्लैंड बना रहा था 1600-1700 में, इस प्रकार के तोप भारत के कारीगर नहीं बना पाए और उसकी वजह से रॉबर्ट क्लाइव हार गया। तो एक ये कारण है कि ज्यूरी प्रथा की वजह से वहाँ के कारीगर, पश्चिम के मतलब ग्रीस के या तो इंग्लैंड के कारीगर ज़्यादा प्रगति कर रहे थे। एक दूसरा जो मैंने ट्रेंड नोट किया वो ये था कि हर एक राज्य में, हर एक सभ्यता में स्पिरिचुअलिटी, धर्म की महत्व की भूमिका होती है। राजा नास्तिक हो या ना हो, धर्म को तो उसको मानना ही पड़ता है। जैसे स्टालिन नास्तिक था, लेकिन रशिया की सेना में पादरियों को रखा जाता था। कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर बनना हो तो नास्तिक होना कंपलसरी था। यदि आप एथिस्ट, यदि आप धर्म में मानते हो तो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर नहीं बन सकते। लेकिन रशिया की सेना में जुड़ना हो तो ये कंडीशन नहीं रखी गई कि आप नास्तिक होने चाहिए। और रशिया की सेना में पादरियों की नियुक्ति भी की जाती थी स्टालिन के समय में, जो बहुत ही कट्टर नास्तिक था। तो धर्म का रोल तो रहा ही है। अब उसमें पादरी की भूमिका इंपॉर्टेंट होती है, यानी पुरोहित, पादरी यानी मौला या प्रीस्ट या पुरोहित, जो भी अलग अलग धर्म में अलग अलग है। और दूसरी मंदिर, या तो चर्च या तो मस्जिद, जहाँ पे इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे धर्म के बारे में उन्हें व्याख्यान दिए जाते हैं, इंफॉर्मेशन दिया जाता है। और हर एक धर्मों में पुरोहित और मंदिर एक तरह से साइकोथेरापी का काम करते हैं। जैसे कन्फेशन है कि पादरी के सामने जुर्म इकरार करो या तो भगवान के सामने अपने गुनाह कबूल करो, तो एक तरह का वो कन्फेशन, वो साइकोथेरापी बोलो या जो भी है। तो ये सारी चीज़ों में धर्म का रोल रहा है।
अब तीन धर्मों को हम कंपेयर करें, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म, तो 300 BC से पहले भारत में जो मंदिर थे वो कम्युनिटी प्रॉपर्टी थे, पुरोहित की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हुआ। और पुरोहित शब्द का अर्थ भी इसी तरह से बना, परहित, यानी कि जो दूसरों के हित का ध्यान रखता है। मतलब मंदिर का जो पैसा था वो पुरोहित की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाती थी, न ही मंदिर के मालिक की प्रॉपर्टी मानी जाती थी, वो कम्युनिटी की प्रॉपर्टी मानी जाती थी। और पुरोहित का काम होता था कि वो इस कम्युनिटी के जो गरीब लोग हैं उनकी मदद के लिए उसका उपयोग करे। और इसीलिए हिंदू धर्म का प्रसार हुआ अफगानिस्तान से लेकर फिलीपींस तक। लेकिन 300 BC के बाद सारे संप्रदायों में नहीं, अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग कानून बने, लेकिन अधिकतर संप्रदायों में जो मंदिर था वो उस जगह के जमींदार या राजा की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई या पुरोहित की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई, और जो दूसरा की पुरोहित है वो शादी भी कर सकते हैं। अब जब मंदिर उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई और पुरोहित कानूनन शादी कर सकते हैं और उसके संतान भी हो सकती है, तो ये ट्रेंड शुरू हुआ कि मंदिर में जो दान आता था अब वो कम्युनिटी के हित में उसका उपयोग ना हो, वो मंदिर में ही रखा जाए। आप एक चीज नोट करोगे कि जितने भी मस्जिद है वहां आपको सोना बहुत कम मिलेगा। चर्च है जितने भी पूरे दुनिया में, भारत में, किसी भी देश में, वहां आपको सोना बहुत कम मिलेगा। और भारत के मंदिरों में आपको सोना विपुल मात्रा में मिलेगा। उसका रीजन क्या है कि पुरोहित चाहता है कि वो पैसा उसके बेटे को मिले, कम्युनिटी के लिए वो नहीं खर्च करना चाहता। अब साफ साफ तो वो बोल नहीं सकता कि ये पैसा मुझे अपने बेटे को देना चाहता है इसलिए कि भाई ये सोना हम भगवान के ऊपर चढ़ाएंगे, लेकिन सोना मंदिर में रहेगा और मंदिर उसके बेटे के नाम पे ट्रांसफर होगा उसकी मृत्यु के बाद, यानी वो सोना ऑटोमेटिकली उसके बेटे के हाथ में चला गया। तो इस तरह से जब मंदिर पुरोहित की प्रॉपर्टी बन गई और पुरोहित को शादी रखने की इजाजत मिली, तो ये ट्रेंड शुरू हुआ कि मंदिर का पैसा मंदिर में ही रखो, यानी कम्युनिटी में मत खर्चो। न तो मंदिर धनवान होते गए, लेकिन कम्युनिटी दो तरह से गरीब होती गई कि मंदिर में पैसा आता था लेकिन जाता नहीं था कम्युनिटी में वापस, और न ही उसका उपयोग हथियारों के लिए होता था। अक्सर बात कही जाती है कि गजनी ने सोमनाथ का मंदिर लूट लिया, तो मैं दो तरह से देखता हूं कि सोमनाथ में कहा जाता उस समय जो सोना था वो कुछ 1 लाख या 10 लाख स्वर्ण मुद्राओं के बराबर था। कि भाई यदि 10 लाख आदमी के पास, हर एक के पास एक एक स्वर्ण मुद्रा होती, तो क्या गजनी उसे लूट पाता? नहीं लूट पाता। दो रीजन है कि एक तो उसके ध्यान में आने की संभावना कम हो जाती है, दूसरा वो आता तो 10 लाख स्वर्ण मुद्रा लेने के लिए उसे 10 लाख लोगों से झगड़ना पड़ता, तो मार खा के वापस जाता। सारा सोना एक जगह इकट्ठा हो गया, और यदि वो 10 लाख स्वर्ण मुद्रा में से 5 लाख स्वर्ण मुद्राओं का उन्होंने हथियार खरीद के लोगों में बांटे होते, तो भी गजनी मार खा के वापस जाता यदि आसपास सारे लोगों के पास लड़ने के लिए हथियार होते। लेकिन मंदिर में जब सोना आने लगा और मंदिर में ही उसका होर्डिंग होने लगा, तो जो वेपन इंडस्ट्री पे जो खर्चा होना चाहिए, सेना पे जो खर्चा होना चाहिए, वो भी कम हो गया, और उसकी वजह से सेनाएं और कमजोर हो गई। और सोना जब होर्डिंग होता है, सोना या चांदी, तो जो सोसाइटी है उसकी ट्रेडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। ट्रेडिंग कैपेसिटी क्यों कम हो जाती है? क्योंकि सोना वो करेंसी है, और सोसाइटी में करेंसी खत्म हो गई तो बेचने वाले के पास बेचने का सामान है, खरीदने वाले के पास खरीदने का सामान, खरीदने की जरूरत है, पर दोनों के पास मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है, तो कॉमर्स कम हो जाएगा। तो होर्डिंग ऑफ गोल्ड है वो हमेशा कॉमर्स को नुकसान पहुंचाता है, और ये प्रणालिका ने कॉमर्स को इस तरह से नुकसान पहुंचाया। अब मुस्लिमों में जो पादरी है, मौलवी, मुल्ला, वो शादी कर सकता है, लेकिन मस्जिद है वो कम्युनिटी प्रॉपर्टी है, मस्जिद है वो मुल्ले की प्रॉपर्टी नहीं है। 2-4 मस्जिदों को अपवाद मानते हुए, जैसे जमा मस्जिद मेरे ख्याल से वहाँ के जो मुल्ला उसकी प्रॉपर्टी है, पर ऐसे 2-4 मस्जिदों को छोड़ के जितनी भी मस्जिदें हैं
वहां पे जो मस्जिद है वो कम्युनिटी प्रॉपर्टी है, मुल्ला है वो सर्टिफाइड होना चाहिए, कोई भी आदमी मुल्ला नहीं बन सकता। जो मदरसा है, बड़ी मदरसा देवबंदी या जो रिकॉग्नाइज मदरसा है, जिस मदरसा को पूरे समाज ने माना है, वहां से उसने पूरी डिग्री हासिल की हो, वो आदमी मुल्ला बन सकता है। पर जो मस्जिद है वो कम्युनिटी की प्रॉपर्टी है, उसको कौन चलाते हैं? ट्रस्टी। ट्रस्टी कौन होता है? उस एरिया के जो थोड़े धनिक लोग होते हैं, या तो जिन्होंने सेना में काम किया होता है, या तो उस एरिया के जो नामी लोग होते हैं, प्रतिष्ठित लोग होते हैं वो, और वो आजीवन ट्रस्टी नहीं होते, उसमें रोटेशन कंपलसरी है। और ट्रस्टी का बेटा ट्रस्टी बनेगा ऐसा कोई कानून नहीं है, मुल्ला का बेटा मुल्ला बनेगा ऐसा भी कोई कानून नहीं है। उसके देवबंदी, उसको मदरसा में जाना पड़ेगा, वहां से उसको पूरा कोर्स करना पड़ेगा, कोर्स में फेल हो गया तो वो मुल्ला नहीं बन सकता। और इस तरह से मुल्ला है वो शादी कर सकता है, पर उसके पास ये पावर नहीं है कि मस्जिद की प्रॉपर्टी वो अपने तक सीमित रखे, और वो प्रॉपर्टी उसको मिलने ही नहीं वाली। यानी मस्जिद में मान लो करोड़, 2 करोड़, 50 करोड़ को दान आया, तो वो किसी भी तरह से वो पैसा अपने बेटे के नाम पे ट्रांसफर नहीं कर सकता, जो कि हिंदू टेम्पल में हो सकता है कि सोना खरीद लिया यानी वो मंदिर में रहेगा करोड़, 2 करोड़, और मृत्यु के बाद वो मंदिर पुरोहित के बेटे के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा, और वो इस तरह से वो 10 करोड़ का सोना उसके बेटे के हाथ में गया। तो जो ट्रस्टी है वो भी देखते हैं कि भाई ये पैसा हमारे पास तो रहने नहीं वाला, तो इसलिए वो कम्युनिटी एक्सपेंशन के लिए, कम्युनिटी एक्सपेंशन यानी जो ज़कात होता है जिसमें गरीबों को दवाइयाँ या खाना दिया जाता है, या तो हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है। अभी की बात मुझे ठीक से नहीं पता, अभी भी है ये ट्रेंड, पर जितने मदरसा है सऊदी अरेबिया में 600 AD की शुरुआत से लेकर आज तक हर एक मदरसाओं में हथियारों की ट्रेनिंग देने का रिवाज है, जो एक समय मंदिरों में भी होता था। 600 BC से पहले, 300 BC से पहले मंदिरों में भी मंदिर के जो पुरोहित होते थे वो सारे गांव के लोगों को हथियार चलाने, गांव के लड़कों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते थे। और वो प्रणाली का धीरे धीरे खत्म हो गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई इसमें क्या पैसा खर्च करना, सारा मंदिर का पैसा मंदिर में रखो, इसलिए वेपन एजुकेशन का बजट उन्होंने खत्म कर दिया। लेकिन मदरसाओं में, क्योंकि मंदिर का पैसा, मस्जिद का पैसा मुल्ला अपने हाथ में रख नहीं सकता, मस्जिद का ट्रस्टी अपने हाथ में रख नहीं सकता, इसलिए वो कम्युनिटी एक्सपेंशन, कम्युनिटी स्ट्रेंथनिंग और कम्युनिटी सस्टेनिंग यानी कि भाई गरीब आदमी तुम्हारी कम्युनिटी छोड़ के चला ना जाए, इसलिए उसको खाना दिया या दवाइयाँ दी। और रक्षा यानी कि जो भी आसपास के लड़के युवक है उनको हथियार चलाने की ट्रेनिंग। तो इस सारी प्रवृत्ति मदरसाओं में होती है, जिसकी वजह से वो सोसाइटी का जो लोअर क्लास है वो स्ट्रांग है। लोअर क्लास स्ट्रांग है यानी थोड़ा बहुत एजुकेशन है उसके पास, भले एडवांस एजुकेशन हो पर थोड़ा बहुत है, हथियार चलाने की ट्रेनिंग है, यानी वो सेनापति नहीं तो कम से कम सैनिक बन सकता है। जबकि जो लोअर क्लास को न रत्ती भर का वेपन एजुकेशन मिला, ना रत्ती भर की और कोई शिक्षा मिली, वो गरीब ही रहेगा। अब वो कुछ खास काम नहीं कर सकता मजदूरी के सिवा, बेकारी के सिवा। अब क्रिश्चियनिटी में जो चर्च है वो पादरी की प्रॉपर्टी है, पर किस तरह से? पादरी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। 2 तरह के है क्रिश्चियनिटी में ऑर्गेनाइजेशन। एक कैथोलिक में जो कैथोलिक चर्च है वो एक पादरी नहीं है, एक पोप नहीं है, पूरी हायरार्की है। पोप के नीचे कार्डिनल, उसके नीचे बिशप, उसके नीचे प्रीस्ट। तो उन सब का जो एसोसिएशन है उसकी ज्वाइंटली ओन प्रॉपर्टी वो चर्च है, यानी चर्च का पैसा पोप का पैसा नहीं है, सारी पादरियों की उस पर एक तरह की ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेशन है, ज्वाइंट ओनरशिप है। दूसरा, पादरी है वो शादी नहीं कर सकता और उसके लड़के नहीं हो सकते। फिर अफेयर वफेयर वो अलग बात है, पर कम से कम पादरी अपने बेटे को पादरी नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि हो सकता है पादरी के बेटे को शादी करनी हो, परिवार रखना हो, तो वो अपने बेटे को पादरी बनाने, और ना यदि उसके पास इलीगल चाइल्ड है तो, और है तो भी पादरियों की ट्रांसफर होती है। फिर दूसरा कि पूरा पैसे का कारोबार से मतलब सत्ता उसके पास नहीं होती। फिर पोप के नीचे भी मशीनरी है, ऐसा नहीं है कि पोप मन जो बना है वो कर सकता है। पोप जो डिसीजन लेता है उसके नीचे कार्डिनल्स की कमेटी होती है, वो कमेटी अप्रूव करे, उसके बाद ही नीचे के प्रीस्ट उसका एनफोर्समेंट शुरू करते हैं। तो
जब पादरियों को ने देखा कि भाई ये जो पैसा है वो मैं अपने लड़के को नहीं दे सकता, चलो मान लो 100 करोड़ आया तो 1-2 करोड़ दे दिया, वो अलग बात है, पर 100 करोड़ में से वो 100 करोड़ का 100 करोड़ अपने बेटे को नहीं दे सकता, जो कि हिंदू पुरोहित कर सकता है। हिंदू पुरोहित है, मंदिर में 100 करोड़ आया तो 100 करोड़ का उसने सोना ले लिया और वो 100 करोड़ का 100 करोड़ उसके बेटे के बाद में ट्रांसफर हो गया। तो जब पैसा उसे तय है कि वो अपने बेटे को नहीं दे सकता, अपने हाथ में नहीं रख सकता, तो वो कम्युनिटी एक्सपेंशन के लिए खर्च करता है। कम्युनिटी एक्सपेंशन यानी कम्युनिटी एक्सपेंशन, कम्युनिटी सस्टेनिंग और कम्युनिटी प्रोटेक्शन। इसलिए मिडिवल एज में 600 ये कुछ 800 BC 800 AD के बाद चर्च ने बड़े पैमाने पे हथियारों का एजुकेशन देना शुरू किया जिहाद की वजह से, क्योंकि उस समय जो अरब थे वो 2 पॉइंट से यूरोप पे अटैक कर रहे थे, एक तो ग्रीस और टर्की, उस बॉर्डर से वो कंटिन्यूअसली अटैक कर रहे थे यूरोप पे, और दूसरा अरबों ने अफ्रीका पूरा कैप्चर कर लिया था और अफ्रीका के द्वारा वो इटली पे, स्पेन पे और पोर्टुगीज पे अटैक कर रहे थे, और स्पेन और पोर्टुगल पे उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया था। पूरा स्पेन और पोर्टुगल है वो अरबों के अंडर में आ गया था। इसलिए चर्च ने देखा कि भाई हमें अभी एक एक आदमी को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो उन्होंने पैसा अपने पास नहीं रखा, उन्होंने सीधा जो उनके पास थोड़ा बहुत पैसा था वो बड़े पैमाने पे लोगों को हथियारों की ट्रेनिंग देने में खर्च करना शुरू किया। और इसी तरह से आगे जाके चर्च ने बड़े पैमाने पे एजुकेशन और हेल्थ, जो कि गरीब आदमी की सबसे बड़ी चिंता होती है। गरीब आदमी को सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? चलो खाना पीना तो है ही, पर खाना पीना तो मजदूरी करके उसने ले लिया, उसके लिए सबसे बड़ी चिंता और खर्चे का मुद्दा होता है दवाइयाँ। क्योंकि गरीब आदमी वो मजदूरी करके आज का कल का खाना तो कमा सकता है, पर दवाई का थोड़ा बहुत भी खर्चा आ जाए 1000-1500 रुपये, तो उसके लिए ये बहुत मुश्किल है, उसके लिए इतना रकम जुटाना बहुत मुश्किल काम होता है। और उससे बड़ी चिंता होती है उसको एजुकेशन की। तो वो देखता है भाई उसकी तो जिंदगी पूरी बेकारी में मजदूरी में जाएगी, लेकिन यदि उसका बच्चा कुछ पढ़ लिख लेता है तो हो सकता है उसकी जिंदगी अच्छी हो जाए। तो यदि एजुकेशन मिल रहा है तो दूसरी कम्युनिटी के गरीब लोग आएंगे, कम से कम तुम्हारी कम्युनिटी के गरीब लोग छोड़ के नहीं जाएंगे, हेल्थ और एजुकेशन मिल रहा हो। तो इस तरह से चर्च ने, क्योंकि चर्च देख रहा था कि मैं, पादरी देख रहे थे कि ये पैसा हम अपने पास तो रख नहीं सकते, अपने रिश्तेदारों को दे नहीं सकते, उन्होंने कम्युनिटी के लिए खर्च करना शुरू किया। और इसकी वजह से वो कम्युनिटी है वो रिलेटिवली ज़्यादा मजबूत थी। तो ये 2 बुनियादी फर्क मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा कि एक तो जो धर्म है उसका एडमिनिस्ट्रेशन, धर्म में 2 चीज़ आएगी, एक तो स्क्रिप्चर में क्या लिखा है कि नर्क कितने प्रकार के हैं, स्वर्ग कितने प्रकार के हैं, भगवान के कौन कौन से अवतार है, भगवान ने क्या किया, कब आए कब गए, क्या किया क्या नहीं किया, भगवान ने क्या नियम बनाए, वो सब स्पिरिचुअलिटी, वो सब कंटेंट ऑफ द रिलीजन। पर एक दूसरा पार्ट होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रिलीजन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रिलीजन यानी कि भाई मंदिर का मालिक कौन, पादरी की नियुक्ति कैसे होगी, पादरी शादी कर सकता है या नहीं, पादरी संतान रख सकता है या नहीं, पादरी का संतान ही पादरी बनेगा या कोई और आदमी पादरी बनेगा। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिलीजन में उसकी बात कर रहा हूँ। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिश्चियनिटी में आगे जाके फिर अलग हो गया, प्रोटेस्टेंट है, प्रोटेस्टेंट का एडमिनिस्ट्रेशन अलग है। प्रोटेस्टेंट में पादरी है वो शादी कर सकता है, संतान रख सकता है, लेकिन प्रोटेस्टेंट में चर्च पादरी की संपत्ति नहीं है, कम्युनिटी प्रॉपर्टी है। कम्युनिटी प्रॉपर्टी किस तरह से है कि उस कम्युनिटी के जो नामी लोग होते हैं, व्यापारी हो, उद्योगपति हो, साइंटिस्ट हो, वो ट्रस्टी होते हैं। चर्च उस ट्रस्ट की प्रॉपर्टी होता है। चर्च में जो दान आता है वो भी उस ट्रस्ट के अंडर में आता है। एक आदमी ट्रस्टी पूरी जिंदगी नहीं रह सकता, 3 साल 4 साल बाद उसका रोटेशन होता है, और ट्रस्टी का लड़का ट्रस्टी बनेगा ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। आमतौर पे उल्टा होता है कि एक ट्रस्टी रिटायर होता है तो कुछ एक वर्षों तक उसके एक भी रिश्तेदार को ट्रस्टी नहीं बनने देते। तो उसकी वजह से प्रोटेस्टेंट चर्च भी बड़े पैमाने पे कम्युनिटी वर्क करते हैं। तो लैक ऑफ कम्युनिटी वर्क, और इसमें भी आप अलग अलग संप्रदायों में देखो कि जैसे स्वामीनारायण संप्रदाय है, तो स्वामीनारायण संप्रदाय में जो पुरोहित है वो शादी नहीं कर सकते, उनकी संतान नहीं होती, तो उसका कम्युनिटी वर्क बहुत ज़्यादा है। और जिन जिन संप्रदायों में पुरोहितों को विवाह करने की और संतान रखने की छूट होती है,
उसमें कम्युनिटी वर्क तुलना में कम है। दूसरा कि कोई भी शासन प्रणाली हो, देश की, राजा की, धर्म की, किसी भी, उसमें सबसे अहम मुद्दा होता है कि जो व्यक्ति अभी शासन में है उसके बाद नया आदमी कौन सी प्रोसीजर से आएगा। एक होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड अपॉइंटमेंट, सक्सेसर। सक्सेसर यानी कि लीडर है वो नया लीडर अपॉइंट करेगा, कि अभी जो राजा है वो नया राजा अपॉइंट करेगा। तो उसमें भाई भतीजावाद आ जाता है, मैं अपने बेटे को या भतीजा भांजे को बनाऊंगा, इसलिए फिर ये प्रणिका डाल देते हैं। चर्च, कैथोलिक चर्च चला इसीलिए क्योंकि पोप है, वो अपने बेटे को पोप नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? उसका कोई बेटा ही नहीं होता उसको। तो ये लीडर्स प्रिंसिपल को सस्टेन करने के लिए कि लीडर्स प्रिंसिपल या तो लीडर को अपॉइंट करेगा, उसमें पक्षपात, परिवारवाद ये सब घुस जाता था, इसलिए ये प्रणालिका डाली गई कि वो आजीवन कुंवारा रहेगा, शादी नहीं करेगा, संतान नहीं रखेगा। तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत पक्षपात और परिवारवाद कम हो गए उसकी वजह से। पर दूसरी बुराइयां आ जाती है कि जब कंडीशन रखोगे कि व्यक्ति शादी नहीं कर सकता, तो उस कैटेगरी में अपर मिडिल क्लास के लोग जाना कम कर देंगे, क्योंकि वो शादी करना चाहते हैं, परिवार रखना चाहते हैं, सोसाइटी में आराम से जीना चाहते हैं। तो अपर मिडिल क्लास के लोग उसमें जाएंगे नहीं। जैसे आप अधिकतर उसमें जिन जिन संगठनों में या जिन जिन धर्मों में ये प्रणालिका डाल दी गई कि उनके जो ऑफिस बियरर है, फिर पादरी हो या कोई भी, वो शादी नहीं करेंगे, तो उसमें अपर क्लास के और इवन अपर मिडिल क्लास के लोग कम जाते हैं। तो दूसरी तरह से, और जो व्यक्ति जाते हैं फिर दूसरी तरह के उसमें प्रॉब्लम घुसने शुरू हो जाते हैं। पर फिर भी वो इंस्टीट्यूशन कंपेयर टू दूसरे इंस्टीट्यूशन की, जिसमें जो पुरोहित है वो शादी भी कर सकता है, संतान भी रख सकता है, और साथ में वो कम्युनिटी प्रॉपर्टी का मालिक भी होता है, मतलब मंदिर का या चर्च का मालिक भी होता है, उसकी तुलना में वो ज्यादा मजबूत होते हैं, जहां पे शादी नहीं कर सकते। तो ये सारी वजह से जो परिवारवाद की समस्या सारे हिंदू धर्म के राजाओं में आ गई, उसकी जड़ ये थी कि धर्म है वो समाज में बहुत अहम भूमिका निभाता है, और धार्मिक संस्थाओं में जो मंदिर था वो पुरोहित की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई, पुरोहित का बेटा पुरोहित बनेगा, और इससे जो ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन था राजाशाही, मतलब राजा, वहां भी परिवारवाद आ गया और धर्म के अंदर भी परिवारवाद आ गया। जबकि क्रिश्चियनिटी में क्या था, क्रिश्चियन नेशन जितने भी थे, ब्रिटेन और फ्रांस और यूरोप के देश, उसमें धर्म के अंदर परिवारवाद नहीं था, सिर्फ पॉलिटिक्स में परिवारवाद था कि सामान का लड़का सामान बनेगा, राजा का लड़का राजा बनेगा। और इस्लाम में धर्म के अंदर परिवारवाद नहीं था। जरूरी नहीं कि मौलवी का लड़का मौलवी बने, और मस्जिद है वो मौलवी की प्रॉपर्टी भी नहीं है। और उसके जो राजाओं में भी परिवारवाद इस सेंस में कम था कि ये नियम नहीं था कि राजा का लड़का राजा बनेगा। राजा के मृत्यु के बाद उसके वारिस वो आपस में काटापीटी करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, और जो उसमें विजयी होगा वो राजा बनेगा। तो उसकी वजह से एक लेवल ऑफ स्ट्रेंथ राजाओं में बना रहा कि कुछ राजा जो कि दूसरे देशों में आए कि सर से पांव तक निकम्मे थे, अफीम जी दिन भर दारू पी के पड़े रहते थे, लेकिन वो बड़ा लड़का था राजा का, इसलिए वही राजा बनेगा। उससे छोटा लड़का हो या कोई और आदमी हो, सेनापति का लड़का या मंत्री का लड़का, वो उससे ज्यादा काबिल है, लेकिन वो राजा नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि प्रणाली का है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। जबकि मुस्लिम राजाओं में ये कम था कि यदि राजा का बेटा हद से ज्यादा निकम्मा है, तो बड़ा बेटा हद से ज्यादा निकम्मा है, तो उसके दूसरे बेटे उसको मार डालेंगे, या तो भगा देंगे, या तो कोई और सरदार होगा या तो सेनापति होगा जो भी उसको मार डालेगा या भगा देगा, और वो राजा बन जाएगा। तो लेवल ऑफ किंग, ये वायलेंस कोई अच्छी चीज है ऐसा नहीं बोलता, पर दो प्रणलिकाओं को आप कंपेयर करो कि भाई सेट की राजा का बड़ा लड़का राजा बनेगा, और दूसरा कि कौन राजा बनेगा वो प्रजा तय करेगी, तो प्रजा तय करेगी वो सबसे अच्छा नियम साबित हुआ, और वो सबसे अच्छा नियम है। लेकिन इसके बीच का जो है कि राजा के जो उत्तराधिकारी वो आपस में लड़ाई करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, और जो विजयी बनेगा वो राजा बनेगा। तो ये तीन प्रणाली को आप
कंपेयर करो तो सबसे अच्छा प्रणालिका है कि प्रजा नया राजा तय करेगी। उसके बाद आता है कि राजा के उत्तराधिकारी अंदर लड़ेंगे। और तीसरी जो सबसे खराब प्रणालिका है कि राजा का बड़ा लड़का राजा बनेगा। और उसकी वजह से राजाओं का जो कैपेबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी, उनकी बुद्धि का स्तर कहो या तो राज्य चलाने की कुशलता कहो, वो धीरे धीरे कम होती है। तो मेरा जो पहला वीडियो था उसमें मैंने हार के कारणों के बारे में बताया कि किस तरह से 50,000 1 लाख सैनिकों की अलेक्जेंडर की सेना यमुना तक आ गई। अफगानिस्तान से यमुना तक का सारा एरिया ले लिया, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो उसकी वजह मैंने आपको बताया कि उनके पास कुछ एक हथियार अच्छे थे। उसके बाद अरब सेना, मुगल सेना, तुर्क और पर्शियन राजा क्यों जीत गए? क्योंकि उनके पास अच्छे हथियार थे और वो सेना पूरी सोसाइटी में से लेते थे। ऐसा नहीं था कि एक ही वर्ग के लोग सैनिक बन सकते थे। और अंग्रेज क्यों जीत गए? क्योंकि उनके पास अच्छी तोपें थी, अच्छी बंदूकें थी। ये मैंने अपने पहले वीडियो में समझाया। इस वीडियो में मेरा था कि भाई ऐसी कौन सी बुनियादी कमजोरी थी, बेसिक एलिमेंट्स, कि जिसकी वजह से हमारे इंजीनियर अच्छी उपकरण नहीं बना पाए, अच्छे हथियार नहीं बना पाए। तो उसके मैं 2 कारण मानता हूँ कि एक तो पश्चिम ने जूरी प्रथा का आविष्कार किया 600 BC में। वो कोई इंटेलिजेंस नहीं है, मेरे ख्याल से ये प्योर लक बोल सकते हैं कि तय करना हुआ कि भाई दंड कौन करेगा। एक सोसाइटी ने बोला कि एक अच्छा आदमी आके वही सबको तय करेगा सबकी सजा, और दूसरी सोसाइटी ने बोला कि नहीं, अच्छे आदमी नहीं, 50 आदमी को रैंडम बुलाओ, दूसरे केस में दूसरे 50 आदमी को बुलाओ। इट वॉज प्योरली अ मैटर ऑफ लक, रैंडम वेरिएशन बोल सकते हैं। पर जो भी हुआ, ये इस रैंडम म्यूटेशन की वजह से, रैंडम वेरिएशन की वजह से पश्चिम की सभ्यताएं काफ़ी शक्तिशाली हो गई। और दूसरा कि जो पुरोहित है वो मंदिर का मालिक भी है और वो शादी भी कर सकता है, इसलिए मंदिर का पैसा मंदिर में ही केंद्रित होने लगा और सेना पे खर्चा कम हो गया। जैसे मैं बोलता हूँ कि यदि सोमनाथ के मंदिर में जितना सोना था, उतना सोना यदि सेना पे खर्च किया गया होता तो भारत की सेना गजनी को ईरान में जाके हरा देती। लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि सोने का मंदिर में केंद्रित होर्डिंग हो रहा था एक तरह से। और राजा का लड़का ही राजा बनेगा, राजा का बड़ा लड़का ही राजा बनेगा। ये 3 प्रणालिकाओं की वजह से हमें हार मिली। धन्यवाद।